इन माई केस इट वॉज नॉट। तो यही था कि मेरे टैक्स रिटर्न बहुत खराब बने हुए थे अनफॉर्चुनेटली। और बैंक स्टेटमेंट तो मैंने सही रखी थी, बट ये है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो मैच होनी चाहिए टैक्स रिटर्न से। तो बैंक स्टेटमेंट मेरी इस साल जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 18 लाख थी। ये मैं इसलिए नहीं करा कि पिछले 13 लाख थी तो इसलिए मेरे रिजेक्ट हुए, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मैंने 18 लाख तो रखी क्योंकि करेंसी की वैल्यू वो होगी, डिवेल्यूड हो गया पूरा ये हमारा। भी होगा तो सही। 18 लाख, 18 लाख मेरी बन रही थी तो मैंने वो रखी। प्लस उसको जस्टिफाई करने के लिए मैंने टैक्स में ना सिर्फ अपने बाबा की सैलरी, बट उसके अलावा जमीन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह है तो मैंने जमीन शो कराई। और प्लस में जो है कैश इन हैंड, लाइक आपकी सेविंग्स कितनी है आपके घर में जो पड़ी हुई है, तो मैंने वो शो करा दी, वो शो करा दी। और प्लस में मैंने एक, मेरे जिसने टैक्स रिटर्न बनाए थे वो मेरा दोस्त ही अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी यहाँ इटली में पढ़ता है। उन्होंने एक प्लस पॉइंट मेरे टैक्स रिटर्न में ये कर दी कि उन्होंने ऐड कर दिया कि मेरे फादर के जो सेविंग्स हैं उनमें कुछ पैसे उसने बैंक में रखे हुए हैं अपने बेटे की स्टडी के लिए, सन्स स्टडी, हायर स्टडी। तो इससे मतलब ये होता है कि ठीक है, वाकई में लग रहा है कि हाँ जो है प्रॉपर इनका काम चल रहा है। तो वो भी मैंने मेंशन करवा दिया। तो इस साल जो मेरा बैंक स्टेटमेंट भी मैच हो रहा है अपने टैक्स रिटर्न के साथ, जस्टिफाई हो रहा है कि हाँ इनकम कहाँ से आ रही है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो इस साल जो है मैंने ज्यादातर काम जो किया वो टैक्स रिटर्न पे किया ऑब्वियसली। सही, मतलब आपने बड़ी एक टेक्निकल बात बताई है कि उन्होंने अफेयर में जब टैक्स फाइल किया उन्होंने स्टडी वीजा स्टडी लिखा है साथ, कि ये मेरे बच्चे की एग्जैक्टली, खर्चे। ये उन्होंने दोनों लिखा है चीज कि आपने बताई है। कैश इन हैंड लिखा है उन्होंने, और प्लस उन्होंने लिखा है कि अमाउंट इन बैंक, कौन सा बैंक अकाउंट वो तो नहीं लिखा उन्होंने। तो फिर उन्होंने लिखा है कि सन्स हायर स्टडी, SON अपोस्ट्रोफी S, सन्स हायर स्टडी। तो ये मुझे मुझे प्लस पॉइंट लगी मेरे टैक्स रिटर्न की, मैं कह सकता हूँ। सही। तो अब जो स्टूडेंट आ रहे हैं अपनी वीजे की फाइल प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप किस किन पॉइंट पे उनको सजेस्ट करेंगे कि आप इन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करें, और जब आपने सबमिट फाइल करवानी है तो आपने ये चीज़ों को रखना है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आप 2 इयर्स आपका एक्सपीरियंस है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे ज़्यादा तो कोई नहीं जानता, तो लोगों को, इनको स्टूडेंट को फ़ायदा हो जाएगा सबको। तो आपकी कोई इस तरह की सजेशन आप बता दें अभी जो लोग देख रहे हैं। सबसे पहले आई वुड सजेस्ट कि जल्दी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, अपने केस को स्ट्रांग बनाना है। और फाइनेंसिस जो है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, फाइनेंसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका। तो आपकी बैंक स्टेटमेंट सही से होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट हमारा सीन ये होता है कि हमारे समझ में ये होता है कि 6 महीने की दिखानी है, मतलब अगर मैं जून में अप्लाई कर रहा हूँ वीजा तो मेरी जनवरी में बैंक स्टेटमेंट में 20 लाख पड़े हों, और वो पड़े रहे जुलाई जून में जाके मैं वीजा अप्लाई करूँ तो बैंक स्टेटमेंट निकलवा के दे दूँ। यार ऐसे नहीं होता, ये थोड़ा फेक टाइप लगती है कि हाँ ठीक है इन्होंने इस पर्पस के लिए रखे हुए थे। बट जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए वो रोलिंग में होनी चाहिए, लाइक उसमें ट्रांजेक्शन होती रहे, समटाइम्स डिपॉजिट समटाइम क्रेडिट, तो ये होता रहेगा तो लगेगा कि हाँ ठीक है बैंक स्टेटमेंट रियल है, इनकी ट्रांजेक्शन भी हो रही है। तो बैंक स्टेटमेंट रोलिंग में होनी चाहिए। अगर ठीक है कोई मसला नहीं, अगर 6 महीने से रोलिंग में नहीं है ना, तो एटलीस्ट आपकी 3-4 महीने से रोलिंग में होनी चाहिए। बट बैंक अकाउंट पुराना यूज करें, कोशिश यही करें। नया भी चल जाता है बट कोशिश करें कि पुराना हो तो वो बेहतर होता है। और बैंक स्टेटमेंट अपना काम करें, डॉक्यूमेंट्स जो जो मांग रहे हैं वो बस वही दें, एक्स्ट्रा फजूल के डॉक्यूमेंट्स ना दे, लाइक सेल डीड लगवा दी ये वो। यार देखो, अगर आपके पास टैक्स रिटर्न में जो चीजें मेंशन है ना वो उनको मानेंगे, क्योंकि टैक्स रिटर्न जो है एक पर्टिकुलरली पाकिस्तान के इदारे से बन रहे हैं, ना कि किसी शॉप वाले से, लाइक या प्लाट सेल कर रहे तो उसका सेल डीड बनवा दिया। तो ये सेल डीड वगैरह ना दे, जस्ट वो आप मेंशन करवा दें कि टैक्स रिटर्न में ये चीज मेंशन है, मैंने उसको सेल आउट करके अपने कवर लेटर में मेंशन करना होता है, क्योंकि हमारा इंटरव्यू होता नहीं है कराची काउंसलेट में। तो आप कवर लेटर में अपनी पूरी चीज लिख दें कि मैं फाइनेंसिस कहाँ से आए, तो मैं कवर लेटर भी बात करूँ तो वो भी आपको उस पर भी मेहनत करनी है, बहुत अच्छे से लिखना है। एग्जैक्टली। और टेक्सटन हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गई, बस ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और सीमिया जो लोग कह रहे हैं कि हम नहीं करवाएंगे, DOE का वेट करेंगे, भाई सीमिया करवा लो। अगस्त में सीमिया बंद हो जाता है, तो इसलिए सीमिया बीमा करवा लो, अपने ये डॉक्यूमेंट्स चीज को मैं आपसे update। भी अभी शेयर करने वाला था, मुझे मैसेज आ रहे हैं कि वो सुजन कह रहे हैं कि आज सीमिया अब छुट्टियों पे जा रहे हैं ना, अभी मेरा ख्याल है जुलाई से लेके सितंबर तक। वो लोग कह रहे हैं हम्म। कि अगर इस दौरान हमें सीमिया चाहिए तो क्या हम कराची कौंसलेट को रिक्वेस्ट करके डीओ भी दे सकते हैं? तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, कराची का आउटस्टैंडिंग ड्यू भी तो बिल्कुल खत्म कर दी है लास्ट ईयर, तो मतलब एग्जैक्टली उन्होंने खत्म कर दी है। इस साल का अभी तक अनाउंसमेंट नहीं आई, बट आई डोंट थिंक सो कि वो ओपन करेंगे, क्योंकि पिछला साल पूरा उन्होंने किसी एक सिंगल बंदे को भी ड्यू भी नहीं बना की थी। बेशक वो कितना भी जल्दी अप्लाई करे कुछ भी करे, उन्होंने फाइल लेना ही मतलब इनकार कर दिया कि हमें DOV की फाइल सबमिट ही ना करवाएं, आप जिस वीजा की फाइल सबमिट करवाएं। तो मैं नहीं समझता कि इस साल भी जो है DOV ओपन होगी, बेहतर ये है कि सीमिया करवा ले। सीमिया से फायदा इनकी गवर्नमेंट को ही हो रहा है बेसिकली, क्योंकि आप इटालियन इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं तो एक फीस वगैरह देनी होती है, तो और उनका काउंसलेट का काम भी थोड़ा कम हो रहा है, तो इसलिए वो शायद इसी की तरफ जा रहे हैं। और सीमिया एक अथेंटिकेटेड इदारा है यहाँ का, जो बना के दे रहा है।
तो वो उसको ही ज्यादा फोकस करेंगे। इस साल भी मैं कहता हूँ कि जिसके पास नहीं है वो सीमिया की तरफ जाए, सीमिया करवा ले टाइमली, और उसके बेसिस पे अप्लाई करें। डीओई का कोई असर नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि सीनियर का इस दफ़ा वैसे भी नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है उनके पास, और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा डिले आ रहा है। और मेरे साथ काफ़ी स्टूडेंट इस चीज़ में राब्ते में हैं, क्योंकि मैंने जब सीनियर अप्लाई किया तो मुझे विद इन 7 डेज में बन के आ गया। फिर मैंने ग्रेट, सोचा ग्रेट। क्यों ना इसको लोगों को गाइड किया जाए इस मामले में। तो बिल्कुल अब बिल्कुल। मेरे पास कुछ ऐसे केस भी है कि लोग बता रहे हैं कि यार हमें तो विद इन 26 आवर्स में आ गया है, विद इन 14 आवर्स में मिल गया है, विद इन 2 आवर्स में मिल गया है। तो मेरे लिए ये अनइमेजिबल चीज है कि यार ये किस तरह हो सकता है कि एक सीनियर ये दे रहा है। तो मैं भी यही रेकमेंड करूंगा कि यार अगर आप लोगों को, अगर आपको नजर आ रहा है कि हमें सीनियर की जरूरत पड़ेगी, तो आप पहले बनवा के रख लें। अगर आपका ये एक चीज आपने डिसाइड कर ली है कि हमें इतनी ही जाना है, तो आप बनवा के रख लें उसको। एग्जैक्टली, सीमिया तो आप बनवा के रख रहे हैं। यही है, क्योंकि अभी टाइम भी है, आगे जाके बंद होगा तो वो डेज काउंट नहीं होते इनके। अगर आपने उनकी एक दिन पहले अप्लाई किया है बंद होने से, तो वो आपका एक ही दिन काउंट होगा, रिमेनिंग जो पूरा वो बंद रहेगा तो वो बंद ही रहेगा। तो वो कहते हैं ना कि 15 दिन में देंगे, तो वो फिर अगला जो दिन और नेक्स्ट सेकंड डे होगा उनके खुलने के बाद स्टार्ट होगा। तो बजाय अपना टाइम वेस्ट करने के सीमिया टाइमली करवा लेनी चाहिए, अगर वीजा को फाइल को स्ट्रॉन्ग करना है। और ऑब्वियसली वीजा की रिक्वायरमेंट भी है कि आप सीमिया थे। तो जब आपका वीजा अप्रूव हुआ 14 अक्टूबर को, तो फिर आपने कितने दिन बाद ट्रैवल किया और कितने दिन बाद आप चले गए यहाँ से? जी, मेरा जो वीज़ा मुझे मिला था 14 को शायद। मेरा सीन ये होता है कि मुझे फ्राइडे को पॉलिसी होती है कि आपका पासपोर्ट आ गया, कलेक्ट कर लें। अब आप सोचें कि मेरा सैटरडे टू संडे मुझे तो एक साल के बराबर लग रहा था। पता नहीं था कि क्या होगा, पासपोर्ट वीज़ा है कि अगेन डिनाइड है। तो इंतजार करने के बाद जो है मंडे को जाके मैं पासपोर्ट रिसीव करता हूँ, और उसमें वीज़ा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद मैंने प्लानिंग करके, क्योंकि वीज़ा का कोई कंफर्मेशन नहीं होती ना, तो मैंने शॉपिंग वगैरह नहीं करी थी। तो बाकी मैंने प्लानिंग करी अपने, कैसे जाना है, कोई दोस्त है तो उनको उसको साथ लेके जाना है, वो भी चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो प्लानिंग बना के मैंने जो है 1 नवंबर की टिकट बुक कराई थी। मतलब मैक्सिमम 20 दिन के बाद मैं निकल चुका था पाकिस्तान से, और 2 नवंबर को मैं यहाँ पे सुबह पहुंचा था इटली में। ठीक है। अच्छा, आपने एक शुरू में बताया कि जो जिन स्टूडेंट की क्लासेस अगर स्टार्ट हो जाती हैं और वीज़ा नहीं लग रहा, तो यूनिवर्सिटी उनको कितना, सपियंजा की अगर मैं बात करूँ तो सपियंजा कितना टाइम देती है कि आप इस टाइम तक यहाँ पहुँच सकते हैं? उसके बाद वो अ, उसकी इनरोलमेंट कैंसिल करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, अगर वो नहीं पहुँच सकता। तो इसके बारे में यार आप नॉर्मली, नॉर्मली ये इशू ना सिर्फ पाकिस्तान में बट हर कंट्री में होता रहता है। तकरीबन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो एशियन कंट्रीज है उनको वीजा का इशू आता है, उनको वीजा इतना जल्दी नहीं मिलता। तो इस साल जो है तकरीबन मैंने देखा था कि लास्ट डेट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट नवंबर के बाद भी जो आ रहे थे ना, लाइक दिसंबर में जो पहुंचे हैं, 24 दिसंबर को, 25 दिसंबर को, उनकी भी इनरोलमेंट फाइनल जो होती है ना वो हो चुकी थी, मतलब हो गई थी, उनको कोई इशू फेस नहीं करना पड़ा। तो ठीक है। इनकी कोई 31 जनवरी, आई गेस 31 जनवरी जो है वो लास्ट डेट थी इस साल में, कि इस तारीख तक जो भी पहुंचेगा हम उसको इनरोल करेंगे, फाइनल इनरोलमेंट करेंगे उसकी, अदरवाइज जो है आपका वो कैंसिल हो जाता है। और अगर आपको इटली के बारे में जानना है कि वहाँ पे हॉस्टल कैसे मिलते हैं और इटली की लाइफ के बारे में आप मजीद एक्सप्लोर करना चाहते हैं उसको, तो आप कलीमुल्लाह मक्सी साहब का आप पेज जो है, ये इनका फेसबुक पेज, इंस्टा और यूट्यूब भी इनको फॉलो कर सकते हैं और इनको रीच कर सकते हैं। अगर आपको कोई मसला थैंक है यू। तो कोई भी क्यूरी आप इनको डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इनके सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं वो डाल दूंगा, तो आप डायरेक्ट इनको फॉलो जी करें। जी। थैंक यू। अच्छा तला भाई, यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट ऐड करना चाहूंगा कि मुझे अभी भी मैसेज रिसीव होते हैं, लाइक किसी ने वीडियो देख ली तो उसमें ज्यादातर मैसेज जो होते हैं वो क्या होते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। यार देखो, जब भी आप कोई पर्टिकुलर क्यूरी भेज रहे हैं ना, तो अब उसमें मेंशन कर दें, क्योंकि हम आपको रिप्लाई भी कर दें वालेकुम सलाम, फिर मैं आपका इंतजार करता रहूँ कि अभी आप क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं। समटाइम्स टाइम डिफरेंस की वजह से जो है बंदा लेट भी रिप्लाई करता है, और एग्जाम्स चल रहे हैं। तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि जब भी आप किसी को, ना सिर्फ मुझे, किसी बंदे को आप रीच आउट कर रहे हैं, तो पहले पहले अपना इंट्रो दें कि मैं कौन हूँ, मैंने बैचलर्स कहाँ से किया है, मेरी एडमिशन किस यूनिवर्सिटी में हुई है, और मेरी पर्टिकुलर क्यूरी क्या है। तो वो पढ़ने वाले को भी मजा आता है कि हाँ चलो यार इसको रिप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि उसकी अपनी पहले से ही रिसर्च की हुई है, बंदा यहाँ तक पहुंच चुका है कि ये सीरियस है। वरना इससे तो बहुत सारे मैसेज आते हैं, कैसे हो, मुझे इट्टी का विषय बता दो। तो फिर हम उसको प्रॉपरली गाइड भी नहीं कर पाते। तो जिसको भी प्रॉपर गाइडेंस चाहिए वो अपनी क्यूरी मुझे लिख के सेंड कर दें, इंशाल्लाह जैसे ही मैं फ्री होता हूँ तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ। मैं काफी दोस्तों को रिप्लाई भी करता हूँ, लाइक तला भाई को किया, इनके एक फ्रेंड है, तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी रिप्लाई करूंगा, जो भी कोई क्यूरी पर्टिकुलर हो तो आप मुझे इंस्टा पे भी लिख सकते हैं अपना, मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह लिंक्स जो है वो तला भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जी इंशाल्लाह। जी तला भाई। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे। आई मीन एंड आई रियली विश यू रियली गुड लक, जो भी दोस्त अप्लाई कर रहे हैं, बस सब्र से आपने अप्लाई करना है और मेहनत से।
परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, अपने फाइल को स्ट्रॉन्ग करना है। जो कराची काउंसलेट वाले उनको तो मैं यही कहूंगा कि अपने कवर लेटर को भी स्ट्रॉन्ग करना है आपने, क्योंकि आपका खुद का फिजिकल प्रेजेंटेशन नहीं हो रही वहाँ पे, तो आपका जो कवर लेटर है, एक समझे कि आपका इंटरव्यू है, तो उसमें आप सारी चीजें मेंशन कर दें कि इटली में क्यों जा रहे हैं, अपना इंट्रो दे दें वहाँ पे, इटली में क्यों जाना है या इटली की पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में क्यों जाना है, तो ये भी आपने मेंशन करना है। और प्लस में जो है आपने फाइनेंसेस का जिक्र जरूर करना है कि मेरा स्पॉन्सर कौन है और मुझे कहाँ से सपोर्ट कर रहा है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, बस ये आपने जरूर मेंशन करना है। आई विश यू रियली गुड लक और वेलकम टू रोम। वीजा लग जाए तो आई विल इंशाल्लाह वेलकम यू ऑल इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर आपका।